हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जो कि हमारे पास वन टॉपिक है, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम में आपके साथ हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मुख्यतः 3 स्रोतों से होती है। देखिए, जानकारी जो होती है मुख्यतः 3 स्रोतों से ही होती है प्राचीन भारत की जानकारी। तो उनमें से 3 स्रोत कौन-कौन से हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। साहित्यिक स्रोत हैं, जो कि हमारे पास धर्म एवं धर्मांतरण स्रोत अर्थात धार्मिक, जैसे हमारे पास है धार्मिक स्रोत में आ जाते हैं वेद ग्रंथ। ये सभी धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं कि हमारे धर्म में जो हमारे पास है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये किस प्रकार से आया। और इसी के साथ हमारे पास दूसरा है, जो कि विदेशी यात्रियों का लेखन वितरण। विवरण, जो कि विदेशी यात्री किस प्रकार से भारत में आए और किसके द्वारा भारत में आए और कब ये इन्होंने भारत में जो कि अपना हुक्म जताया। तो यहाँ पर विदेशी यात्रियों का लेखन वितरण होता है। और इसी के साथ तीसरा जो होता है हमारे पास पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो साक्ष्य के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो कि हमारे पास है, जो कि हमारे पास कालीबंगा, ये सारे हम इलाके देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के में। तो आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो देखते हैं, तो साहित्यिक स्रोत में आता है धार्मिक एवं धर्मांतरण साहित्य। धार्मिक एवं धर्मांतरण साहित्य का मतलब क्या है? धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों का महत्वपूर्ण स्थान होना। तो देखिए, प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत में धार्मिक एवं धर्मांतरण साहित्य का प्रमुख स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान था। और वेद कितने थे? 4 थे। तो 4 वेद थे हमारे पास। एक था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कौन कौन सी 4 वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये सभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। वेद भारत का सबसे प्राचीन, जो कि हमारे पास है, धर्म ग्रंथ है। वेद जो हमारे पास है, 4 वेद हैं, वो भारत के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। वेदों की संलग्ना जो कि हमारे पास है, महर्षि कृपा जो कि हमारे पास है, वैपायन वेद व्यास ने की थी। देखिए, वेद व्यास ने जो कि इन वेदों को लिखा था, इस वजह से इनके नाम पर ही इनका वेद का नाम पड़ा है, जो कि हमारे पास सामवेद है। तो वेद जो कि लास्ट में इनके ही नाम पर वेद पड़ा है, वेद व्यास ने लिखा था। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तथा सबसे बाद का वेद कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन? ऋग्वेद। सबसे बाद का कौन? अथर्ववेद। यजुर्वेद का एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में होता है। तो देखिए, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो देखिए, सामवेद में जो होता है उसमें भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो अर्थात हम सामवेद में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है, संगीत से रिलेटेड है। इसी साथ पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों में जो कि मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है। तो देखिए, मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन एवं जो कि हमारे पास है, प्रमाणित पुराण है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित जो कि हमारे पास है, मनुस्मृति मानी जाती है। देखिए, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित जो ग्रंथि है वो कौन सी है? स्मृति। तो यहाँ पर मनुस्मृति ग्रंथ है। इसी के साथ नारद स्मृति में गुप्त काल के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। नारद मुनि थे, उन्हीं के नाम पर नारद स्मृति रखी गई और उसमें जो कि गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जातक में बुद्ध एवं पुनः जन्म की कहानी का वर्णन है। हीनयान और हमारे पास एक प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु भी है। देखिए, हमारे पास हीनयान और हमारे पास एक कथा वस्तु, ये 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। और जातक में हमें क्या जानकारी मिलती है? बुद्ध के पुनः जन्म की जानकारी मिलती है। इसी के साथ हम आइए देखते हैं। तो जैन धर्मों का प्रारंभिक इतिहास जो कि हमारे पास है, कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। तो जो जैन लोग हैं उनका जो हमारे पास प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से जानकारी के रूप में मिलता है। इसी साथ विष्णुगुप्त अर्थात जिन्हें हम चाणक्य कहते थे, उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने ही आपने मौर्य जो कि हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि काल देखा होगा, जो कि हमारे पास सीरियल भी आया था जिसमें चाणक्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने किस प्रकार से एक एक जो कि मामूली बालक को एक
महाराजा अर्थात सम्राट बना दिया था चंद्रगुप्त ने। किसकी वजह से? सिर्फ अर्थशास्त्र की वजह से। अर्थशास्त्र की बदौलत उन्होंने एक मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी साथ राजतरंगिणी जो कि हमारे पास है कल्लाड़ द्वारा रचित जो कि पुस्तक जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। देखिए कश्मीर के इतिहास में अभी एक पिक्चर भी बनी है जो कि कश्मीर 370 धारा हटी है, तो उसमें एक मूवी भी बनी है। तो यहाँ पर इसके द्वारा एक रचित पुस्तक है कि जो हमारे पास है राजतरंगिणी कल्याण द्वारा एक रचित पुस्तक है जिसका संबंध जो कि कश्मीर के इतिहास से है। इसी के साथ देखिए तो विदेशी यात्रियों के लेखन वितरण की बात कर लेते हैं। तो विदेशी यात्री के लेखन वितरण में आता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। तो हेरोडोटस कौन था? विदेशी यात्री था और उसने ही इतिहास को लिखा है, तो इसे ही हम इतिहास का पिता कहेंगे। इसी के साथ हमारे पास है हेनियाचस और हमारे पास ओन सिकटस तथा हमारे पास ओरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ये सभी जो कि हमारे पास विदेशी लोग थे, इन्होंने जो कि सिकंदर के साथ भारत आए थे। इसी साथ मैगथनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए, उनसे अपनी पुस्तक जो कि हमारे पास है इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के संबंध में लिखा है। देखिए उन्होंने हमारे पास मैगथनीज एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर आए थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में मौर्यकालीन समाज और हमारे पास संस्कृति के संबंध में भी इन्होंने लिखा था। इसी के साथ हमारे पास है डाइमिकस बिंदुसार के दरबार में रहता था और इसी का वितरण जो कि हमारे पास मौर्य युग से संबंधित रखता था। तो जो हमारे पास है डाई जो कि हमारे पास मेकस है वो बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो बिंदुसार एक राजा थे जो कि जिनके दरबार में डाइमेकस नाम का व्यक्ति रहता था। उसने मौर्य युग से संबंधित जो कि बहुत सारी बातें लिखी। तो आइए हम देखते हैं चीनी लेखक कौन कौन से आए। तो आइए देखते हैं चीनी के लेखक के बारे में। तो ये हमारे पास है फहान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसी के साथ हमारे पास है सुगयुग 518 ईसा पूर्व जो कि हमारे पास है में भारत आया था। इसी के साथ हेंगशॉन्ग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो कि हमारे पास है ब्राह्मण वतात सी यू के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो देखिए फरहान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसी के साथ हेंगशॉन्ग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सभी चीनी लेखक थे। ये जो हमारे पास है फरहान और हमारे पास हेंगशॉन्ग, ये दोनों ही चीनी लेखक हैं। इन्होंने जो कि हमारे पास है किसके शासनकाल में आए? तो एक आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और एक आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसी के साथ हम आइए देखते हैं तो अरबी लेखक कौन है। तो अरबी के लेखक जो हमारे पास है अलाउद्दीन जो कि हमारे पास है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी कहती किताब उल हिल जो कि हमारे पास उल हिंद एवं अथवा हमारे पास तहकीक ए हिंद भारत की खोज में तत्कालीन भारत समाज की दशा का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अल जो हमारे पास बहूनी जो कि हमारे पास है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उनकी कहती जो की किताब है उल हिंद और हमारे पास तहकीक ए हिंद जो कि भारत की खोज में तत्कालीन जो कि हमारे पास है भारतीय समाज की दशा का वर्णन किया था। और आज भी यह पुस्तक इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। तो यहाँ पर इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में क्यों कार्य कर रही है कि उसमें जो समाज की दशा के बारे में वर्णन किया गया है और किसने किया है? जो हमारे पास अल बुरूनी ने जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे उन्होंने किया है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो पुरातत्व तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य 14 से ईसा पूर्व में जो कि हमारे पास है अभिलेख जो कि हमारे पास है जो बोगात जो कि कोई में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र के नाम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि 1400 ईसा पूर्व में जो कि हमारे पास है बौजाक कोई एक स्थान है जिसमें जो कि साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और उनके नाम मिले हैं। इसके साथ बेशनगर जो कि हमारे पास है विदिशा में प्राप्त जो कि हमारे पास है गरुड़ स्तंभ लेख में भी मध्य भारत के चूँकि हमारे पास भगवत धर्म के प्रसार का भी वितरण मिलता है। देखिए भगवत धर्म का प्रसार का वितरण जो कि हमारे पास है बेशन नगर में मिलता है जो कि विदिशा के पास है और इसमें गरुड़ स्तंभ के लेख का साक्ष्य भी मिला है। इसी के साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी जो कि हमारे पास है गुफा अभिलेख से मिला है। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो हाथी का जो कि हमारे पास जिक्र हाथी का जो हुआ है वो गुफा अभिलेखों में हुआ है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। देखिए प्राचीनतम सिक्के जो थे उनको आहत सिक्के कहते थे। इन्हें हम काशाणक पुराण धरण एवं हमारे पास शतामान भी कहा जाता था। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो काशार्पण
पुराण और इसी के साथ हमारे पास है धरन और हमारे पास शतमान कहा जाता था। इसी के साथ अब देखते हैं तो सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखने का कार्य जो कि हमारे पास है यवन शासकों ने किया। देखिए सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया ये पूछ सकता है, तो यहाँ पर यवन शासकों ने किया। इसी के साथ समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर जो कि हमारे पास वीणा वादक दिखाया गया है, अर्थात इसमें जो कि हमारे पास संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो एक राजा थे जिनकी मुद्राएं चलती थी, तो मुद्राओं पर वीणा वादक को दिखाया गया है। तो उस समय यह होगा कि उस समय शिक्षा का बहुत ही महत्व होगा, और शिक्षा का महत्व होगा तो संगीत प्रेमी देखिए सरस्वती को क्या कहा जाता है, शिक्षा की देवी या फिर संगीत की देवी। तो यहाँ पर संगीत होने का भी प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कि अगर आपने हमारे 700 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए हैं इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।